वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी? पढ़ते रहिए प्रिय छात्रों। हमारे जीवन में जो विद्यार्थी जीवन है जिसका, उसके जीवन में जिसकी शादी नहीं हुई उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मत समझ लेना। इसका विवाह नहीं हुआ, उसके जीवन में दो महत्वपूर्ण होते हैं। एक उसका स्वयं का चरित्र विद्यार्थी का, और दूसरा उसके माता पिता और उसकी फैमिली। इन दोनों से ऊपर कोई नहीं होता प्रिय छात्रों। जब आप सर्विस पर लग जाएं, सफल हो जाएं, उसके बाद आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका समाज, सोसाइटी आपकी, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है प्रिय छात्रों, तो देखते हैं आज हम इस संगम युग की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह तो लगभग पूरी हो गई थी। आज बात करते हैं संगम युग का ढांचा और उसकी व्यवस्था पर। तो इसका सामाजिक ढांचा कैसा था और वहाँ कैसी उस समय व्यवस्थाएं थी प्रिय छात्रों। तो देखते हैं सामाजिक ढांचा जो था वो कहाँ से प्राप्त होता है, कि किस प्रकार का संगम काल का सामाजिक ढांचा था। तो देखते हैं तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में राजा को मतलब राजा को और सामंतों को या कौन से संबोधित किया गया। मतलब वहाँ के तमिल ब्राह्मी जो अभिलेखों से प्राप्त हुआ है, जो साक्ष्य मिले हैं, तो उससे ये संदर्भित या सिद्ध होता है कि वहाँ की जो राजा थे उनको को और सामंतों को या कौन से संबोधित किया जाता था। ठीक है, और एक इसमें शब्द है अरासार। अरासार में क्या था? शासन करने वाला वर्ग, वो क्या कहलाता था? अरासार। ठीक है, और वेलनाव, बेटा ये प्रश्न आ चुका है वेलनाव वाला, कि वेलनाव का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये बेटा मैचिंग में आते हैं, मतलब चार आएंगे शब्द, उसके अर्थ होंगे सामने और मैचिंग में आते हैं। ठीक है, और एक नंबर होता है, मतलब आपको 4 नंबर का प्रश्न 1 नंबर में आता है। तो ये देख लीजिए कंपटीशन का स्तर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ने की हमें बहुत डीप आवश्यकता है। सिर्फ हम वो देख लें ल्यूसेंट या उसका ऊपर का पढ़ लें तो हमारा चयन हो जाए, तो बेटा अब इस समय मुश्किल है। आपको डीप स्तर का ज्ञान लेना आवश्यक होगा, तभी चयन आपका हो पाएगा। और 100% पूरी गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि आपका वो बात अलग है कि कभी लक या कभी थोड़ी चूक हो जाती है, वरना अगर आप जहाँ तक डीप ज्ञान लेंगे तो आपका चयन निश्चित होगा। ठीक है, तो वेलनाव का क्या अर्थ है? धनी किसान। तो धनी किसान जो होते थे उनको तमिल भाषा में वहाँ पर वेला कहते थे। ठीक है, अगला है कादेशियों। कादेशियों कौन थे भाई? कृषि श्रमिक जो होते थे वो कादेशिया कहलाते थे। ठीक, परियार या पेरियार। तो पेरियार आपने सुने होंगे, दक्षिण भारत में केरल में एक जाति होती है। तो परियार या पेरियार ये बहुत समय से चले आ रहे हैं। परियार कौन थे भाई? ये जानवरों की खाल पहनकर खेतों में कार्य करते थे, मजदूरी करते थे ये लोग, और उसी खाल को मतलब पहले पहन लिया, और पहनने के बाद जब वो वहाँ सोते थे तो सोने के समय उसी खाल को उतारकर चटाई के रूप में बिछाकर उसी पर सो जाते थे। तो ये थे परियार। ठीक है, तो छात्रों सेनाध्यक्षों को कौन सी उस समय पदवी दी गई थी? इनादी की उपाधि या पदवी सेनाध्यक्षों को दी गई थी। अच्छा, और जो सैनिक युद्ध में शहीद हो जाते थे तो उनको उनके नाम पर या उनकी स्मृति में स्मारक पत्थर बनवाए जाते थे, जिनको नदकुल या विरुक्कल कहा जाता था। तो ये बेटा ये शब्दावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। नदकुल या विरुक्कल क्या होते थे? शहीदों के स्मारक पत्थर। ठीक है, और क्या क्या वहां से प्राप्त हुआ है देखते हैं। इसमें पांड्य शासक जो थे
पांड्य शासक एक है, मतलब जो थे उस समय, मुदु कदुमी, ये इनका यहाँ से जिक्र क्यों है? इन्होंने पाल शलाई नाम की एक पदवी धारण की है, जिससे ये साबित होता है कि उनके यहाँ बहुत से यज्ञ कक्ष थे, ठीक है, और इसलिए इन्होंने पालशलाई की पदवी धारण भी की है। स्थानीय जो लोग थे वहाँ पर, विशेषकर पहाड़ों में रहने वाले जो लोग थे, वो मुरुगन नाम की देवता की पूजा करते थे। मुरुगन कौन है भाई? जो हमारे उत्तर भारत में भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, तो कार्तिकेय को वहाँ मुरुगन नाम से संबोधित किया जाता था। तो मुरुगन उधर कह लो या इधर उत्तर भारत में कार्तिकेय, तो उनकी पूजा विशेष तौर पर होती थी, ठीक है। तो और कार्तिकेय को या मुरुगन को मध्यकाल में इन्हें सुब्रमण्य नाम से जाना गया है, ठीक है। मध्यकाल में कार्तिकेय को सुब्रमण्य नामक देवता के रूप में जाना जाता था। और दूसरा है अन्नांकु। अन्नांकु क्या था भाई? ये संगम जो ग्रंथ थे, जो जादुई शक्ति में जिन्होंने विश्वास किया है, या जादुई शक्ति में जिन्होंने उसके ऊपर कुछ लेख लिखे भी थे, तो उसको अन्नांकु नाम से ग्रंथ बनाया गया। संगम काल में स्त्रियां शिक्षित प्रतीत होती थी, कि वहाँ कुछ स्त्रियों के लिए शिक्षा दी जाती थी। सती प्रथा जो क्रूर प्रथा थी प्रिय छात्रों, वह दक्षिण भारत में उस समय प्रचलित थी। बहुत बुरी प्रथा थी सती प्रथा। अच्छा, एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछता हूँ ये, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास का है। प्रश्न यह है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने या वायसराय ने वो करवाया था, और किस भारतीय, जिसे आधुनिक भारत का पितामह भी कहा जाता है, उनका उसमें विशेष सहयोग था, और कौन गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा का अंत 1829 में करवाया था? तो ये बेटा प्रश्न है आपका आज के लिए, इसका उत्तर देना जरूर कमेंट सेक्शन में एनएम क्लासेस के चैनल पर, ठीक है। तो सती प्रथा जो उस समय प्रचलित थी, तो उसके लिए तमिल भाषा में क्या कहा जाता था? तिप्पलयादल की एक प्रथा उस समय प्रचलित थी, जो कि सती प्रथा के नाम से जानी जाती थी। चेविलत्ताई क्या था? उपमाताओं को यह नाम दिया गया था, चेविलत्ताई, जो कि परिवार के सदस्यों से करीब से जुड़ी होती थी, जैसे आज की दाई माता है ना, तो चेविलत्ताई भी क्या होती थी उस समय? उपमाता होती थी, आज की दाई माँ, ठीक है। अब कुछ इसमें शब्द हैं जो भी मैचिंग में ये उसके प्रश्न उसमें आते हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इसमें बेटा नालाकर कौन होते थे? ईख मजदूर। ईख में जो मजदूर काम करते थे, उन्हें नालाकर नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद है लोनाकर प्रिय छात्र होते थे नमक निर्माता। इसके बाद है उर क्या होते थे भाई? गांव के बुजुर्गों की सभा जो होती थी, वह उर कहलाती थी। इसके बाद है एम्पोरियम क्या थे? विदेशी व्यापार से संबद्ध तटीय नगर होते थे, जो कि एम्पोरियम कहलाते थे। और एम्पोरियम जो शब्द है, ये यूनानी और रोमन शब्द है, ठीक है। पट्टिनम क्या थे भाई? बंदरगाह, ठीक है। और उसके बाद है गदिका, इत्र बेचने वाला। अगर तुम्हें कोई इत्र दे दे तो उसे गधी मत कह देना, वो समझेगी गधी कह रहा है। गदिका कह दोगे तो उसे समझा जरूर देना कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, गदिका। इसके बाद है करशापन क्या होता था उस समय? तांबे का सिक्का,
ठीक है प्रिय छात्रों। और उसके बाद है कतिकई। कतिकई क्या था? शिक्षित लोगों की सभा होती थी जिसे कतिकई कहा जाता था। अब देखते हैं कि उत्तर मौर्य काल में शिल्प, व्यापार और नगर की क्या व्यवस्था थी उस समय। तो कुषाणों, शकों और सातवाहनों के समय ये कहा जाता था कि शिल्प और व्यापार का वो स्वर्ण काल था। मतलब शिल्प का और व्यापार का वो क्या था उस समय? इतिहास का सबसे समृद्ध काल था। अब बात करते हैं बेटा, ये पूछता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषय उसमें पूछ देता है, विषय नहीं सॉरी व्यवसाय, कि इसमें कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, ये पूछता है। देख लेते हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये यूपीपीएससी प्रीलिम तक आराम से इसमें आएगा। इससे बाहर 10 में से 8 प्रश्न आपको मिलने की संभावना होगी, ठीक है। इससे बाहर नहीं, इसके अंदर मतलब, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसमें। हाँ, दीघा निकाय। तो दीघा निकाय में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, ठीक है। मैंने बेटा लिख भी दिया है, दीघा निकाय में 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, ठीक है। और उसके बाद है महावस्तु। इसमें 36 प्रकार के श्रमिकों की सूची भी है और 36 ही प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख भी है, ठीक है। और उसके बाद है मिलिंद पन्हों। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, जिसमें से 60 विषय शिल्प से संबंधित हैं। तो उस समय आप देखिए कि शिल्प कला कितनी विकसित थी, ठीक है। अब देखते हैं कि करीम नगर और नालगोंडा, ये दोनों क्षेत्र आधुनिक समय में तेलंगाना में है, जहां से परिष्कृत लौह कलाकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। और भारतीय लोहे और इस्पात, जिसमें छुरी काटा, वो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, छुरी काटा ये लौह और इस्पात के बने होते थे, जिन्हें उस समय कटलरी क्या कहा जाता था? कटलरी। टा है बेटा। कटलरी को उस समय अबिसिनियाई बंदरगाह को निर्यात भी किया जाता था। वस्त्र उद्योग जो था अपने छात्रों, वह उस समय मुख्य उद्योग था संगम काल का, ठीक है। मथुरा में एक विशेष प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जिसे कहते थे शटाका, ठीक है। ये पूछ भी चुका है कि शटाका प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख या जानकारी या वहां से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो किस नगर से प्राप्त होते हैं? तो बेटा उसका उत्तर क्या है? मथुरा। वांगा। वांगा क्या था? वांगा एक स्थान था जो कि पूर्वी बंगाल में था, जहां से सूती और सिल्क के वस्त्रों के व्यापार का उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद है उरैयूर। उरैयूर और अरकामेडू, यहाँ से रंगाई के छाप और उज्जैन से मनके बनाने के व्यापार या मनके व्यापार, मनके वहाँ पर मतलब मनकों का व्यापार के वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं सीप उद्योग। सीप उद्योग जो था वो कुषाण काल का से संबंधित है, मतलब सीप उद्योग जो है वो कुषाण काल से संबंधित है। और सिक्का ढलाई जो है, देखते हैं इसके बारे में, यह एक महत्वपूर्ण शिल्प कला थी, सिक्का ढलाई, ठीक है। और इसके बाद हाँ, कुषाण सातवाहन स्थलों से प्राप्त टेराकोटा की मूर्तियां बेटे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी चुका है एग्जाम में कि कुषाण और सातवाहन स्थलों से प्राप्त टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और टेराकोटा को इस बार जीआई टैग भी दिया गया है। कहाँ पर है? गोरखपुर। गोरखपुर में, गोरखपुर के टेराकोटा की मूर्तियों को इस वर्ष 2020 में जीआई टैग भी दिया गया, ठीक है।
नाल गोंडा के यलेश्वरम से प्राप्त मूर्तियां, ठीक है। व्यापारियों के समुदाय के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था और उसके अधीन जो समूह होता था उसे श्रेणी या गिल्ड कहते थे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी और गिल्ड से प्रश्न बहुत आते हैं। तो श्रेणी या गिल्ड कहते थे और श्रेणी या गिल्ड जो होती थी वो विशेषतः शिल्प संघ के जो व्यापारी होते थे उनका समूह होता था, श्रेणी या गिल्ड, ठीक है। और दूसरा मतलब जो श्रेणी गिल्ड जो शिल्प संघों से संबंधित था, उसके अलावा जितने भी व्यापारी थे उनका जो समूह होता था उसे सारथा कहते थे और उस समूह का जो प्रधान होता था, समूह का प्रधान, उसे सारथा वाह कहते भी थे, ठीक है। और शिल्प व्यवसाय का जो प्रधान होता था उसे जेठका या प्रमुख कहते थे। अच्छा, गिल्ड अपने नियम स्वयं बनाते थे, ये प्रश्न आ चुका है कि गिल्ड क्या अपने नियम स्वयं बनाते थे? हाँ, गिल्ड अपने नियम स्वयं बनाते थे और उनका उल्लेख बैंकों के रूप में भी, कार्य करने के रूप में भी प्राप्त होता है, ठीक है। मथुरा में आटा गिल्ड जो कि बैंक की तरह वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मथुरा में एक क्या था बेटा? आटा गिल्ड। उसके प्रधान के पास ब्राह्मणों की नित्य सेवा के लिए धन जमा किए जाने का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? मथुरा के आटा गिल्ड से। अब प्रिय छात्रों, आप इसको लिख लो अभी, बाकी मैं अभी आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लो। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके लिख रहे होंगे, लिखते रहना, ठीक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। अच्छा, आप देखते हैं यजन वलक्या स्मृति से क्या मिला है। यजन वलक्या जो स्मृति है वहां से गिल्डों की न्यायिक भूमिका का उल्लेख मिलता है। किस स्मृति से? यजन वलक्या स्मृति से। और कभी कभी जो गिल्ड जो होते थे उनको महामात्र के पदों पर भी नियुक्ति दी जाती थी, ठीक है। निगरोध जातक में भंडारिका की नियुक्ति गिल्ड की सभाओं व लेन देन के दस्तावेज रखने के लिए किया जाता था, ठीक है। और कुछ गिल्ड सिक्के और मोहरे भी जारी करते थे। देखो, सिक्के और मोहरे भी जारी कुछ गिल्ड करते थे। अब देखो क्या क्या मोहरे कहाँ से मिली है। महान नेगमा का चित्र वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तक्षशिला, ठीक है। और 2 तांबे के सिक्के कौशाम्बी से प्राप्त हुए हैं जिस पर महान गति कनम का चित्र मिला है। निगम या निगमस्य, ये कुछ मोहरें थी, ठीक है। इनका शीर्षक था राजघाट। क्या था इनका शीर्षक? राजघाट। इस पर क्या बना हुआ होता था भाई? गवायक के चित्र जो कि ग्वालों के गिल्ड की धोतक है। गवायक के चित्र होते थे राजघाट के सिक्कों पर जिसके ग्वालों के गिल्ड के जो धोतक हैं। भिता, भिता क्या था भाई? भिता था महान शुलाफलाई कनम। यदि महान शुलाफलाई कनम के चित्र वाली मोहर थी भिता, जो कि तीर के नोक बनाने वाली गिल्ड की धोतक थी, ठीक है। अही छत्र, अही छत्र क्या था भाई? ये मैंने बेटा लिखा है अही छत्र। ये महान कुम्हाकार का चित्र इस पर बना हुआ होता था जिससे ये साबित होता है ये कुम्हारों के गिल्ड वाली धोतक थी, ठीक है। इनके बाद में जो उत्खनन हुए उससे ये साबित हुआ कि 200 BC से, BC क्या है भाई?
जैसे ईसवी ईसा पूर्व, ईसा भगवान या मतलब गॉड जीसस क्राइस्ट से के जन्म से पूर्व का जो समय है वह क्या कहलाता है? ईसा पूर्व। और उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से या 200 बीसी से 300 एडी। एडी क्या है? कभी कभी एडी को हम बेटा कहते हैं आफ्टर डेथ, मतलब जीसस क्राइस्ट की जब डेथ हो गई थी, जब उनका भगवान जीसस क्राइस्ट का जब मृत्युसान जब हो गया, तो उसके बाद का जो समय है उसे हम कहते हैं आफ्टर डेथ या एनो डोमिनी। ठीक है बेटा, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे? ईसवी। ठीक है, तो 200 बीसी से 300 एडी तक का जो काल था, इससे ये साबित होता है वहाँ का काल शहरी समृद्धशाली था। वहाँ के जो मतलब पूरा हमने अभी तक देखा, यहाँ पर जो जानकारी मिलती है वो गांव की कम जानकारी मिलती है शहरों की अपेक्षा। शहरों की ज़्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए ज़्यादातर जो हम देखते हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या उसके बाद महाजनपद काल की सभ्यता जो थी, उसके बाद ये आपका संगम काल का जो पूरी सभ्यता थी, तो ये पूरी ज़्यादातर ये छात्रों सभ्यता ही शहरी सभ्यता थी। ठीक है, संस्कृति ज़्यादातर शहरी थी। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका सातवाहन, शुंग और ये आपका संगम काल समाप्त होता है। और इसके बाद आपका बेटा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो थोड़ा बहुत आज मैं बता देता हूँ उसके बारे में, गुप्त काल या वाका, और दूसरा इसके बाद आएगा वाकाटक। इनमें से बेटा प्रश्न आते बहुत महत्वपूर्ण भी है, गुप्त काल और वाकाटक। गुप्त काल के बाद मतलब गुप्त काल और वाकाटक के बाद आपका प्राचीन भारत का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आप मुझे मैं आप लोगों से राय भी अभी मैं ले रहा हूँ कि अब आप मुझे ये बताओ कि मैं प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आऊँ या कोई और सब्जेक्ट ले लूँ, भूगोल ले लूँ, पॉलिटी ले लूँ या इकोनॉमी ले लूँ। जो आपकी इच्छा हो वो अपने एनएम क्लासेस के कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसी मेजॉरिटी के हिसाब से मैं वह सब्जेक्ट ले लूँगा और उसे पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग कहते हैं कि सर मेडुअल हिस्ट्री कराइए तो मैं वही पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, अदरवाइज जो आपकी चॉइस होगी उस हिसाब से मैं बता दूँगा। ठीक है बेटे, तो आप देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल क्या है? मैंने आपको बताया कि सातवाहन कुषाण, सातवाहन जो लोग थे वंश के, वो कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। ऐसे ही गुप्त काल के जो शासक थे हैं वो लोग कौन थे? वो कुषाणों के सामंत थे, है ना बेटा। तो सातवाहन को खैर अभी अभी छोड़ देते हैं। गुप्त काल के जो शासक थे वह कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, अब देखते हैं कि संभावना है कि गुप्त जो थे वो मूल रूप से वैश्य थे, है ना। क्या इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से आजकल के लोग गुप्त भी लगाते हैं। ठीक, और उनका जो शासन क्षेत्र रहा वो मध्य प्रदेश का उपजाऊ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया। जैसे इनके जो क्षेत्र थे अनुगंगा, जिसे कहते हैं मध्य गंगा घाटी, साकेत आज का क्या है वो अयोध्या, ठीक है, मगध अधिकतर बिहार का जो क्षेत्र था, प्रयाग संभवतः उनकी सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो उत्तर भारत के उन क्षेत्रों से निकटता का इन्होंने फायदा भी उठाया था। और बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य कौन सा था भाई? पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ उनका क्या था? सिल्क का व्यापार था। ठीक है, गरुड़, ये बेटा प्रश्न आ चुका है कि गुप्त साम्राज्य की मोहर क्या थी? तो गुप्त साम्राज्य की जो मोहर थी वो क्या थी? गरुड़। ठीक है, तो वो गरुड़ क्या थी? इनकी गुप्त साम्राज्य की राज्य मोहर थी। ठीक है, और गुप्त काल को भारत के अतीत का स्वर्ण युग माना गया है। ये प्रश्न भी आ चुका है
कि भारत के स्वर्ण युग का भारत का स्वर्ण युग काल कौन सा था, तो उसका उत्तर होगा गुप्त काल। ठीक है बेटा, तो बाकी अब पढ़ाऊंगा मैं कल गुप्त वंश को। और आपका यह चैप्टर संगम काल समाप्त हो चुका है, जिसमें चोल चेर और पांड्या थे। और इसके बाद ही हम गुप्त काल और द्वापर काल को करा देंगे। ये बेटा चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे NM क्लासेस के चैनल को। और जो भी आपकी डाउट्स हैं, क्वायरी हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम का जो ID है KU.LDEEP2629 पर पूछिए। और जो भी आपकी क्वायरी या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, वो कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए। और बेटा जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर कोई एक तो यार दिया करो, इससे आप ही की प्रिपरेशन होगी। ठीक है बेटा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग NM क्लासेस, कीप वॉचिंग NM क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।